नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मोनू एकेडमी में। कल हमने इतिहास की क्लास में पढ़ा था गुप्त काल। और गुप्त काल में क्या पढ़ा था हमने? गुप्त काल की विशेषताएं और गुप्त काल के शासकों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल के साम्राज्य की विशेषताएं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एग्ज़ाम में अब फॉर्मेट बदल गया है। वो साम्राज्य की विशेषताएं और एडमिनिस्ट्रेशन, कला एवं साहित्य और स्थापत्य से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो साम्राज्य की विशेषताएं में देखते हैं। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने ही चलवाए थे। और यदि आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो आप अवश्य बता देंगे कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे। तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। नोट कर लीजिए, दीनार। और चांदी का मुद्रा रूपक कहलाता था। गुप्त काल की संपन्नता के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में दस्तकारी उद्योग, खासकर वस्त्र उद्योग बहुत विकसित थे। और गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु आदि जगहों पर वस्त्र उत्पादन होता था। आपका ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन भारत में स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है? तो कौन सा? गुप्त काल। और यहाँ कई बार पूछ लेता है कि वो व्यापार कौन से बंदरगाहों से करते थे। तो उत्तरी भारतीय व्यापार तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। और पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था भड़ौज या भरूच कच्छ या फिर बैरीगाजा। और इस काल में ही नगरों का पतन प्रारंभ हो गया था, क्योंकि जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था तो भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए थे। ये हूण कौन थे? ये सेंट्रल एशिया से आए थे। तो अब देखते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बेगार बिस्टी कहलाता था। और पहली बार इस काल में दीवानी एवं फौजदारी कानून भली भांति परिभाषित एवं पृथक हुए थे। हालांकि ये कानून मौर्य काल में भी थे, लेकिन पृथक भली भांति परिभाषित हुए किस काल में? गुप्त काल में। और सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता था कुमार मात्य। ये प्रांतों का होता था। और राज्य बटा हुआ था भुक्ति में, और भुक्ति बटा हुआ था जिले में। और जिले का जो प्रभारी होता था वो विषयपति, और भुक्ति का जो वो होता था प्रभारी वो उपरिक, जिसे गवर्नर की संज्ञा दी जा सकती है आज के टाइम में। कुषाणों के विपरीत कम चांदी के सिक्के चले थे। और फिर है इसमें जो संधि विग्रह था वो मिनिस्टर कहलाता था फॉरेन अफेयर्स, यानी कि विदेश मंत्री। तो संधि विग्रह आप यहाँ से याद कर लीजिए, जो संधि कराता है वो विदेश मंत्री होगा ना दूसरे देशों के साथ। और जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेटर था वो नगर श्रेष्ठी, और जो गांव का अधिकारी था वो ग्रामिका। तो आपके तीनों तो यही याद हो गए कि सिटी का कौन है? नगर श्रेष्ठी, नगर से हो गया। और विलेज का, गांव का, यानी कि ग्रामिका। और सबसे बड़ा अधिकारी कुमार मात्या। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि आपने बाहुबली फिल्म तो देखी होगी, उसमें बोलता है ना वो अमात्या, इस प्रकार से। तो आप याद कर सकते हैं सबसे बड़ा अधिकारी कुमार मात्या। तो इसमें फाहियान इस काल की चर्चा देता है। जैसे कि फाहियान के बारे में हमने बताया था। फाहियान की किताब कौन सी थी? फो क्योंकि कि प्यूपिल जो आदमी थे उनके मूवमेंट पर राज्य ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा था। और इंडिविजुअल की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं था। और लोगों के अंदर चोरों का भी डर नहीं था। तो अब इसमें देखते हैं हम कला एवं साहित्य। कला एवं साहित्य का काफ़ी विकास हुआ था गुप्त काल में। और पहली बार भारतीय इतिहास में मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो ये हो गया सबसे आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सबसे पहले भारतीय इतिहास में मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ था गुप्त काल में। और गुप्त काल में जो मंदिर होते थे सपाट होते थे, उनमें शिखर नहीं होता था। और पहली बार शिखर का प्रयोग दशावतार मंदिर में किया गया था। और मैं आपको बार बार याद दिला दूं कि जो पहली बार चीज़ें होती हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए करें। और गुप्त काल में मंदिर चबूतरे पर बनाए जाते थे और उसके चारों तरफ सीढ़ियाँ लगाई जाती थी। और इसमें जो द्वार होता था उस पर द्वारपाल के बदले मकर वाहिनी गंगा तथा कूर्म वाहिनी, कूर्म मतलब कछुआ वाहिनी, यमुना की प्रतिमा होती थी। और चौखट पर शंख एवं चक्र बने होते थे। और पंचायतन का प्रयोग प्रारंभ हो गया था।
पंचायतन में क्या होता है कि मुख्य देवता सहित 5 देवताओं की स्थापना की जाती थी। अब आते हैं मंदिर जो कई बार पूछे गए हैं कि भुमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना कोठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, लाड़खां या लड़खान का मंदिर, सिरपुट का लक्ष्मण मंदिर और भीतर गांव का मंदिर, ये किस काल के हैं? गुप्त काल के। और ये भी पूछ लेता है कि ये कौन से राज्य में हैं। तो भुमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश, तिगवा का विष्णु मंदिर अगेन मध्य प्रदेश, नचना कोठार का पार्वती मंदिर ये भी मध्य प्रदेश। और अब आता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ललितपुर झांसी में है यूपी में। और लाड़खां या लड़खान का मंदिर कर्नाटक में। और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में है। और भीतर गांव का मंदिर ये उत्तर प्रदेश कानपुर में, याद कर लीजिएगा, यूपी वाले ध्यान दें। इनमें से ज़्यादा मंदिर हूण आक्रमण के कारण नष्ट हो गए हैं। और सारनाथ का धामेक स्तूप भी गुप्त काल में बना है। और राजगृह स्थित जरासंध का अखाड़ा भी गुप्त शासकों द्वारा निर्मित माना जाता है। और मेटलर्जी में देख लेते हैं कि कॉपर की जो मूर्ति है बुद्ध की जो सुल्तानगंज में बनी है वो अब बर्मिंघम म्यूजियम में है। बर्मिंघम कहाँ पर है? ब्रिटेन में। और लौह स्तंभ वो दिल्ली में है अब। और अब देख लेते हैं इस काल की चित्रकला। तो गुप्तों के अधीन अजंता एवं बाघ की चित्रकला का विकास हुआ था। और अजंता की कहाँ पे है गुफा? महाराष्ट्र में। और बाघ की है मध्य प्रदेश ग्वालियर में। तो आप यहाँ भी याद कर लीजिएगा कि अजंता महाराष्ट्र ज़्यादातर याद रहता है, लेकिन आप बाघ को भूल जाते हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में आया है कि बाघ की गुफाएं कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश ग्वालियर में। और अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और बाघ की जो चित्रकला है उसमें लौकिक जीवन को दर्शाया गया है, जबकि अजंता की जो चित्रकला है उसमें धार्मिक जीवन को दर्शाया गया है। खासकर इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। वैसे जो अजंता में चित्रकारी थी वो सातवाहन एवं वकाटकों ने ही शुरू कर दी थी, लेकिन मुख्य विकास गुप्तों के अधीन माना जाता है। इसमें जो गुफा नंबर है ये जैसे कि 16, 17 ये मैंने लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा, फ़ोटो खींच कर डाल दिया मैंने, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और गुप्त काल में मूर्ति कला का भी काफ़ी विकास हुआ था, जैसे कि मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र इस कला के महत्वपूर्ण केंद्र थे। और इसका जो आधार था वो मथुरा का मॉडल था। इस समय साहित्य का काफ़ी विकास हुआ था और शिक्षा का भी। साहित्य के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे कि आर्यभट्ट, कालिदास, वराहमिहिर जैसे महान विद्वान इस समय हुए थे। और वराहमिहिर की जो काफ़ी पुस्तकें हैं और इनकी आर्यभट्ट की भी, वो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। और जो लिटरेचर के समय यानी साहित्य में इस समय संस्कृत जो थी वो प्रोमिनेंट लैंग्वेज बन चुकी थी। और इसका जो स्क्रिप्ट थी वो ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि की तरफ वो इवॉल्व हो चुकी थी। और इस समय विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई थी। उम्मीद है कि आपने पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी होंगी। और यह सर्वाधिक अनुवाद किए जाने वाली पुस्तकों में से एक है। इसका 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिसमें 15 भाषा और 40 से अधिक विदेश भाषाओं में। और यह भी माना जाता है कि इसी समय नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की थी। और ज्योतिषाचार्य में वराहमिहिर तथा खगोल विज्ञान एवं गणितज्ञ में आर्यभट्ट, पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में। और पूर्व मध्यकाल में ब्रह्मगुप्त एवं भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञ भी हुए हैं। ये मौर्य काल के, ये गुप्तोत्तर काल के बाद के हैं। तो यहाँ पे आपका गुप्त काल लगभग समाप्त हो जाता है। और अब हम देखेंगे षड दर्शन। यहाँ से षड का मतलब छह दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपके पूछ लेता है कि इस दर्शन के प्रणेता कौन है और यह किताब किस पर लिखी गई है। तो बहुत से जो YouTube पर हैं इसके बारे में बहुत ही कम वीडियो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। एक ही लेक्चर में गुप्तकाल और षड दर्शन में आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। तो न्याय दर्शन देख लेते हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता हैं गौतम। और इनकी जो पुस्तक है गौतम की न्याय सूत्र, इस पे जो बल दिया गया है वो तर्कशास्त्र पर। और बाद में इसकी ही एक शाखा नव न्याय का विकास हुआ है, जिसके प्रणेता माने जाते हैं गंगेश उपाध्याय। दूसरा दर्शन आ जाता है वैशेषिक। इसके प्रणेता हैं उलूक कणाद और इनकी पुस्तक है कणाद का वैशेषिक सूत्र। और इसमें क्या दिया है इन्होंने? परमाणुवाद का दर्शन दिया है।
तो आप वैशेषिक से उलूक कणाद, कणाद से क्या है, कण बनते हैं, मतलब कण याद कर लीजिएगा उलूक कणाद से, और कण से ही आपके परमाणु याद हो जाएगा। अब अगली है आप हमारा सांख्य दर्शन। यह सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। इसके प्रणेता हैं कपिल मुनि, और इसकी जो मुख्य पुस्तक है, यानी कि कपिल की कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। इनका जो मुख्य बल है प्रकृति पुरुष सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत और कारण कार्य का सिद्धांत। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकृति पुरुष सिद्धांत किस दर्शन में दिया गया है या फिर विकासवाद का सिद्धांत, तो आप याद कर लीजिएगा किसमें, सांख्य दर्शन में। तो अब है योग। योग के प्रणेता है पतंजलि, आपके ये याद रहेगा, और इसकी मुख्य पुस्तक है पतंजलि का योग सूत्र। और विशेष बल किस पे देगा, ये योग पर बल देगा, और ये सांख्य के समान दर्शन माना जाता है। और इन दोनों में अंतर इतना है कि योग ईश्वर को मानता है, जबकि सांख्य ईश्वर को नहीं मानता। अब आते हैं हमारे मीमांसा। इसमें दो हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पहले जो पांचवा है हमारा पूर्व मीमांसा है। इनके प्रणेता हैं जैमिनी, और इनकी पुस्तक हो जाएगी जैमिनी का मीमांसा सूत्र। आगे इसमें दो महान आचार्य हुए थे, प्रभाकर मिश्र और कुमारिल भट्ट। और फिर अब आप देखते हैं उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के जो प्रणेता हैं वो बाद नारायण हैं, और इनकी पुस्तक है बादरायण की ब्रह्मसूत्र। और इनके आगे एक महान आचार्य हुए हैं शंकराचार्य। ज्ञान पर बल देने के कारण इसे ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। और शंकराचार्य जी का नाम किसने नहीं सुना होगा। उस समय जब हमारा भारतवर्ष, प्राचीन भारतवर्ष यानी कि विदेशी आक्रमण से जूझ रहा था और अन्य बुराइयों से जूझ रहा था, तो उस समय शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। तो शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था, और इनका जन्म स्थल है केरल का कलादी गांव। और केरल को ये भी कहते हैं गॉड ओन कंट्री, क्योंकि इसे परशुराम जी ने बसाया था, तो इसलिए केरल को गॉड ओन्स कंट्री भी कहते हैं। और इनकी मृत्यु हुई थी शंकराचार्य जी की 820 एडी में, यानी कि 820 ईस्वी में। और इनका जो मृत्यु स्थल है केदारनाथ उत्तराखंड में हुआ था। इनकी पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यांबा। इन्होंने पूरे भारत की यात्रा की थी, और भारत के 4 दिशा में 4 मठ स्थापित किए थे, जैसे कि दक्षिण में श्रृंगेरी मठ जो कर्नाटक में है, और पूर्व में गोवर्धन मठ जो पुरी उड़ीसा में है, और पूर्व में होगा, और उत्तर में ज्योतिर्मठ या जोशीमठ जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, और पश्चिम में शारदा मठ जो कि द्वारका या गुजरात में है। ये हमारे भारत के 4 प्रसिद्ध मठ हैं, जिन्हें 4 धाम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके शंकराचार्य जी तक हमने पढ़ लिया है। तो अब देख लेते हैं कि गुप्त काल के 2 विश्वविद्यालय थे, नालंदा जिसे कुमार गुप्त ने बनवाया था, और वल्लभी विश्वविद्यालय ये गुजरात में है। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला। बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी था, ये पूर्व मध्यकाल का है, इसे धर्मपाल ने बनवाया था। और फिर है तेलहारा विश्वविद्यालय, ये कुषाण काल में बना था संभवतः, इसकी हाल ही में पता चला है, और इससे मोस्टली जो है बख्तियार खिलजी ने तुड़वाए थे। और गुप्त वंश का सबसे आखिरी शासक कौन था, विष्णु गुप्त। इनकी क्रोनोलॉजी बता देता हूँ कि सबसे पहले सूर्यगुप्त, फिर घटोत्कच, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, फिर पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त बालादिव्य, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त और कुमारगुप्त तृतीय, फिर विष्णुगुप्त। यहाँ पर आपका गुप्त वंश समाप्त होता है। फिर हम पढ़ेंगे कल से, यानी कि आने वाली जो वीडियो होगी वो गुप्तोत्तर काल में हमारा हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन, वातापी के चालुक्य, पल्लव वास्तुकला। तो उसके बाद इनकी वास्तुकला के बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा, यानी प्राचीन भारत।
और हाँ, आपकी 1-2 वीडियो और रह रही हैं जो हड़प्पा काल और पाषाण काल की रह गई हैं, उन्हें मैं आप 2-3 लेक्चर में ख़त्म करा दूंगा। तो आपका 3-4 दिन में प्राचीन भारत पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।